कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भाग को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप लोग वहां से भी जाकर देख सकते हैं। आमेर किला। तन्वी, चंदा और राजविंद्र तीनों आमेर किला पहुंच चुके थे। चंदा मुस्कुराते हुए उस किले को देख रही थी। उसकी नज़रें चारों तरफ घूम रही थी। हालांकि उसे जयपुर में रहते हुए बहुत वक्त हो गया था, लेकिन वो कभी आमेर किला आई ही नहीं थी। वैसे तो वक्त वक्त पर महल के दास दासियों को भी बाहर घूमने के लिए लेकर जाया जाता था, लेकिन पिछले 4 साल से चंदा कहीं भी बाहर नहीं जाती थी। अगर कुछ ज़्यादा ज़रूरी काम हो तो ही वो बाहर जाती, वरना वो महल में ही रहती। उसे अपने राजा साहब का इंतज़ार था। उसने सोच रखा था कि जब भी उसके राजा साहब आएंगे और वो उनकी अर्धांगिनी बनेगी, तब वो उनके साथ हर एक जगह पर घूमने जाएगी। राजविंद्र आगे की तरफ बढ़ रहा था और चंदा उसके पीछे पीछे। तन्वी अपने फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी। उसके चेहरे पर इस वक्त एक डेविल स्माइल थे। सामने से उसके डैड की आवाज़ आई। मैंने तरुण को सारे इंस्ट्रक्शन दे दिए हैं तन्वी बेटा, उसका भेजा हुआ आदमी जल्दी ही तुमसे कांटेक्ट करेगा। तुम फिक्र मत करो, जो हमने सोचा है वो हो जाएगा। एक दासी के लिए मेरी बेटी जान क्यों दे? जान तो उस दासी को देनी पड़ेगी जिसकी वजह से मेरी बेटी परेशान है। ये बोलते हुए उनके चेहरे पर खतरनाक एक्सप्रेशन थे। वहीं तन्वी मुस्कुराई और बोली, आई लव यू डैड। मुझे पता था आप मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको परेशान किया। पर मैं क्या करूं डैड, मैं सच में राज से बहुत प्यार करती हूं और मैं किसी और को उसके करीब नहीं देख सकती। इससे पहले कि मेरी और राज की शादी में ये दासी कोई रुकावट लेकर आए, आप इसे दुनिया से ही विदा कर दीजिए। ये बोलते हुए उसकी गहरी नज़रें चंदा पर थी, जो मुस्कुराते हुए राजविंद्र को देख रही थी। उसके हाथ में एक टोकरी थी जिसमें खाने पीने का सामान था और साथ ही एक मैट भी, जिसे उसने गोल गोल रैप करके अपने दूसरे हाथ में उठाया हुआ था। राजविंद्र ने पलटकर उसकी तरफ देखा। उसने पहले भी चंदा से कहा था कि वो उसकी हेल्प कर देता है, वो सामान उठा लेता है, लेकिन चंदा ने उसे घूर कर देखा और अब चंदा को देखते हुए वो समझ चुका था कि चंदा थक गई है। वो अपनी जगह पर रुका। चंदा उसके पास आकर बोली, क्या हुआ राजा साहब, आप रुक क्यों गए? राजविंद्र ने उसे गहरी नज़रों से देखते हुए बोला, खबरदार अगर अब तुमने हमें रोका। ये बोलकर राजविंद्र ने उसके हाथों से वो मैट ले लिया और साथ ही साथ वो टोकरी भी, जिसमें सारा खाने पीने का सामान था। तन्वी पीछे खड़ी ये सब देख रही थी। वो राजविंद्र को देखते हुए मुंह बनाकर बोली, लंदन में जब तुम थे तुम्हारे अंदर इतना एटीट्यूड था कि तुम अपनी गाड़ी का दरवाज़ा तक खुद नहीं खोलते थे, वो भी तुम्हारे सर्वेंट खोलते थे। और अब तुम यहाँ पर एक दासी के हाथों से ये सारा सामान ले रहे हो, उसकी हेल्प कर रहे हो। दिस इज़ सो डिस्कस्टिंग। ये बोलकर उसने फ्रस्ट्रेशन भरी एक गहरी सांस ली और फिर आगे की तरफ आई। वो राजविंद्र की तरफ देखते हुए बोली, तुम ये सब क्यों उठा रहे हो राज? ये सारा सामान ये उठा लेगी, इसका काम है हमारा सामान उठाना, हमारा सारा काम करना, हमें हर तरह की सहूलियत देना। दासी है ये हमारी, और अगर हमें ही ये सब काम करना है तो हमें दासी रखने की ज़रूरत ही क्या है? राजविंद्र हल्का सा मुस्कुराया और बोला, पहली बात तो चंदा बेशक से एक महल में दासी की हैसियत से रहती है, लेकिन मेरे लिए वो मेरी एक दोस्त भी है तन्वी, और अगर मैं उसकी हेल्प कर रहा हूँ तो मुझे नहीं लगता तुम्हें कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। इंसानियत के नाते तो हम किसी की भी हेल्प कर सकते हैं, और ये तो फिर भी चंदा है जिसे मैं तकलीफ़ में नहीं देख सकता। ये बोलते हुए उसकी गहरी नज़रें चंदा पर आ गई तो चंदा ने मुस्कुराते हुए अपना चेहरा झुका लिया। उसके राजा साहब उसे किसी के सामने डिफेंड करें, इस बात पर उसका थोड़ा इतराना तो बनता था। राजविंद्र अब आगे की तरफ बढ़ गया। चंदा भी उसके पीछे पीछे जाने लगी, लेकिन फिर अचानक ही रुकी और तन्वी की तरफ देखते हुए बोली, कुछ लोग मुंह के खाने के बाद भी मानते नहीं हैं। बड़े बदतमीज किस्म के लोग होते हैं ना वो तन्वी जी, हर बात पर वो दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस कोशिश में वो भूल जाते हैं कि वो खुद कितना नीचे गिर रहे हैं। काश वक्त रहते उन्हें अक्ल आ जाए और वो नीचे गिरने से बच जाए, क्योंकि एक बार जो नीचे गिरा वो उठ सकता है, लेकिन जो नज़रों से नीचे गिर जाए वो कभी नहीं उठ सकता। ये बोलकर चंदा वहाँ से आगे की तरफ बढ़ गई और तन्वी अपनी जगह पर खड़ी रह गई। वो गुस्से से कांपते हुए बोली,
बहुत बोलना आता है ना तुम्हें चंदा, एक दासी होकर अपने मालिकों से जुबान लड़ाती हो तुम, और कुछ मालिकों से तो इश्क भी करती हो। कोई बात नहीं, आज तुम्हारा इलाज बहुत अच्छी तरह से होगा। आज तुम्हें पता चलेगा कि जब कोई इंसान अपने पर आता है तो वो कितना नीचे गिर सकता है, और अगर वो चाहे तो किसी को ऊपर भी उठा सकता है। इतना ऊपर कि फिर वो इंसान चाहकर भी इस दुनिया में वापस नहीं आ सकता। तकरीबन 10 मिनट बाद राजवेंद्र ऊपर एक पहाड़ी पर खड़ा था, जो कि उस किले के पीछे की तरफ वाली पहाड़ी थी। वहाँ दूर दूर तक खुला आसमान और पहाड़ियाँ नजर आ रही थी। हवा बहुत तेज चल रही थी और मौसम भी काफ़ी ठंडा था। चंदा राजवेंद्र के बिल्कुल पीछे आकर खड़ी हुई और बोली, आपको ठंड नहीं लग रही राजा साहब? आपने सिर्फ टी शर्ट पहनी है। अगर आप कहें तो क्या मैं गाड़ी में से आपका जैकेट ले आऊं? ये बोलते हुए अब वो उसके आगे आकर खड़ी हो गई थी। राजवेंद्र मुस्कुराया और बोला, वैसे तो लड़के लड़कियों को अपनी जैकेट देते हैं, लेकिन क्या अगर मुझे ठंड लग रही होगी तो तुम मुझे अपना ये दुपट्टा दे दोगी? ये बोलते हुए उसने चंदा के दुपट्टे की तरफ नज़र डाली। उसकी बात सुनकर चंदा हल्का सा मुस्कुराई और अगले ही पल उसने अपने कंधे पर से शॉल की तरह ओढ़ा हुआ दुपट्टा खुद से हटाया और उसे राजवेंद्र की तरफ बढ़ा दिया। इस वक्त वो एक लहंगा चोली में थी, जो कोई हैवी नहीं बल्कि बिल्कुल सिंपल सी लहंगा चोली थी। चंदा मुस्कुराते हुए बोली, आपको तो अपनी ज़िंदगी समर्पित करने से पहले मैं एक बार ना सोचूं। तन पर ओढ़ा हुआ दुपट्टा समर्पित करने से पहले क्या ही सोचना। उसकी बात सुनकर राजवेंद्र ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन उसका दुपट्टा नहीं बल्कि उसने चंदा की कलाई पकड़ी और फिर उसे बिल्कुल अपने करीब खींच लिया। चंदा बिल्कुल उसके सीने से आ लगी। राजवेंद्र उस पर हल्का सा झुका और बोला, मौसम बहुत ठंडा है, तेज हवाएं चल रही है। ऐसा मौसम तो वैसे ही रोमांटिक मूड बना देता है, और ऊपर से तुम्हारी ऐसी बातें, तुम्हें नहीं लगता तुम आग में घी डालने का काम कर रही हो? चंदा ने उसके सीने पर अपना हाथ रखा और बोली, कोई देख लेगा हमें। वो वैसे ही हद से ज़्यादा गुस्से में है, हर वक्त कोई ना कोई फालतू की बात करती रहती हैं। मैं नहीं चाहती अब वो और कुछ कहें, उन्हें तो पता नहीं चलता है कि वो क्या बोल गई और क्या नहीं। लेकिन मुझे और आपको तो बुरा लगता है ना? राजवेंद्र थोड़ी गहरी आवाज़ में बोला। बोलने वाले तो बोलेंगे चंदा, किस किस का मुंह चुप करवाएंगे हम? बोलने वाले तो चाहते हैं कि मैं दूर हो जाऊं तुमसे, तो क्या मैं दूर हो जाऊं? चंदा मुस्कुराई और बोली, कोशिश करके देख लीजिए। वैसे देखना क्या है, कोशिश तो आप कर चुके हैं राजा साहब। जब आप आए थे आपने कोशिश की थी, पर अफसोस आपकी कोशिश नाकामयाब रह गई। राजवेंद्र मुस्कुराते हुए बोला, खुद पर इतरा रही हो तुम? चंदा झट से बोली, बिल्कुल भी नहीं, खुद पर नहीं इतरा रही हूँ, अपने इश्क पर इतरा रही हूँ। मेरा इश्क ही ऐसा है जो आपको मुझसे दूर नहीं रहने देता। तो फिर इसमें आपकी और मेरी गलती क्या? राजवेंद्र ने उसे हल्का सा घुमाया और फिर उसकी पीठ को अपने सीने से लगा लिया। राजवेंद्र सामने खुले आसमान की तरफ देखते हुए बोला, अच्छा, तुम्हारा इश्क इश्क और मेरा इश्क वो क्या मेरा इश्क कुछ नहीं? अगर मेरा इश्क कुछ नहीं होता तो क्या मैं 4 साल तक तुम्हें याद रहता? तुम भूल नहीं जाती मुझे? चंदा ने झट से पलटकर उसकी तरफ देखा और बोली, मौत भी ना भुला सके जो ऐसा इश्क है आपका। अगर मेरी जान भी चली जाए ना तो भी मेरी रूह से आपका इश्क। अभी वो बोल ही रही थी कि राजवेंद्र ने उसकी कमर पर अपना हाथ रखकर उसे खुद के करीब किया और गुस्से से बोला, फालतू की बकवास मत किया करो, कुछ नहीं होगा तुम्हें। जब तक इस राजवेंद्र सिसोदिया के प्राण है ना, तब तक एक खरोच भी नहीं आने दूंगा मैं तुम्हें। ये बोलते हुए उसका चेहरा पूरी तरह से चंदा के चेहरे पर झुका हुआ था। उन दोनों को इस तरह से देखकर अभी अभी वहां पर आई हुई तन्वी की आंखें एक बार फिर से किसी आग की तरह जल उठी थी। वो व्यंग से मुस्कुराई और अगले ही पल बोली, ओ गॉड। उसकी आवाज़ सुनकर राजवेंद्र ने अब चंदा को छोड़ दिया। चंदा भी तुरंत पीछे की तरफ हट गई थी। वो अपना दुपट्टा अच्छी तरह से खुद पर ओढ़ने लगी। राजवेंद्र ने अपनी पॉकेट से फ़ोन निकाला और फ़ोन पर कुछ करते हुए आगे की तरफ बढ़ गया। तन्वी चंदा के पास आई और उसे गहरी नज़रों से देखते हुए बोली,
तो अब समझ आया मुझे कि ऐसा क्या है तुम्हारे पास जो तुम राज को अपनी तरफ खींच लेती हो। तुम्हारा ये जिस्म, इसे दिखा दिखा कर तुम राज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही हो, है ना। ये बोलते हुए उसकी नज़रें चंदा के सीने पर थी, जहाँ पर वो अभी भी वो दुपट्टा अच्छे से ओढ़ रही थी। तन्वी की बातों का मतलब चंदा को बहुत अच्छी तरह से समझ आ रहा था, लेकिन वो ये बातों से हर्ट होने वाली में सी नहीं थी। वो तन्वी की तरफ देखते हुए बोली, ये तो देखने वाले की नज़र है कि उसे किसी चीज़ को कैसे देखना है। और रही बात मेरी और मेरे राजा साहब की, तो अगर वो मुझे यूं देखकर मेरी तरफ खींचे भी चले आ रहे हैं तो क्या ही दिक्कत है। मैं तो अपना सब कुछ अपने राजा साहब को सौंपने के लिए तैयार हूँ। और रही बात मेरे राजा साहब की, तो आप उनकी दोस्त हैं, जानती ही होंगी कि उनके दिल में क्या है। ये बोलकर वो एक बार फिर से हल्का सा मुस्कुराई और फिर वहाँ से आगे की तरफ बढ़ गई। तन्वी के चेहरे पर गुस्सा छलक रहा था, तभी उसके हाथ में पकड़ा हुआ उसका फ़ोन वाइब्रेट हुआ। उस पर एक अननोन नंबर से मैसेज आया हुआ था, लेकिन वो मैसेज पढ़कर तन्वी के चेहरे पर गुस्सा एकदम से छूमंतर हो गया था और उस पर डेविल स्माइल आ गई थी। चंदा नीचे मैट बिछा रही थी और उस पर वो सारा सामान रख रही थी जो वो राजमहल से अपने साथ लेकर आई थी। उससे कुछ ही दूरी पर राजवेंद्र खड़ा था, जो अपने फ़ोन पर किसी से वीडियो कॉल पर बात कर रहा था। ये एक फॉरेन से वीडियो कॉल आई हुई थी जो उसके बिजनेस से रिलेटेड थी। चंदा मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी। अभी तो राजवेंद्र ने बिजनेस शुरू नहीं किया था, वो बिजनेस में शामिल नहीं हुआ था, उसने ऑफिस ज्वाइन नहीं किया था, फिर भी वो इतना बिजी हो चुका था। पता नहीं ऑफिस ज्वाइन करने के बाद उसका क्या हाल होगा। ये सोचते हुए उसे राजवेंद्र की फिक्र भी हो रही थी और एक प्राउड भी फीलिंग आ रही थी। दूसरी तरफ तन्वी भी खड़ी थी, जिसने उस मैसेज का अभी रिप्लाई किया था जो उसे कुछ वक्त पहले आया था। रंगा नाम का एक आदमी उनके आसपास ही घूम रहा था और उसका काम था चंदा का काम तमाम करना। तन्वी ने अब अपना फ़ोन अपनी पॉकेट में वापस डाला और राजवेंद्र के पास आ गई। राजवेंद्र की वीडियो कॉल अभी भी चल रही थी। तन्वी उसके पास आई और उसके हाथों से वो फ़ोन खींचकर कॉल डिस्कनेक्ट करते हुए बोली, ये सब क्या है राज, हम यहाँ पर घूमने के लिए आए हैं, ना कि तुम्हारे ऑफिस के काम के लिए। अगर तुम्हें ऑफिस का काम ही करना था तो तुम मेरे साथ आते ही नहीं। उसकी बात सुनकर राजवेंद्र उसकी तरफ देखता रह गया। उसने तो तन्वी से कहा था कि वो बिजी है, लेकिन तन्वी नहीं मानी, तो उसने सोच लिया कि ठीक है, वो अपना काम भी साथ साथ ही मैनेज कर लेगा। लेकिन अब तन्वी ने तो वो कॉल ही डिस्कनेक्ट कर दिया था जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट था। वो उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए बोला, प्लीज़ तन्वी, मुझे मेरा फ़ोन दो, मेरे लिए वो कॉल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी जो तुमने अब डिस्कनेक्ट कर दी। कोई बात नहीं, मैं दोबारा वो कॉल कर लूँगा, लेकिन एटलीस्ट तुम मुझे मेरा फ़ोन तो दो। तन्वी तुरंत बोली, बिल्कुल भी नहीं राज, मैं तुम्हारा फ़ोन तब तक नहीं दूंगी जब तक तुम मुझे ये पूरा किला अच्छे से घुमाओगे नहीं। मैं यहाँ पर घूमने के लिए आई हूँ राज, तुम्हें फ़ोन पर बातें करते हुए देखने के लिए नहीं। अगर मुझे ऐसा करना था तो मैं तुम्हें अपने साथ लाती ही नहीं, अकेले आ जाती, या फिर तुम मुझे कह दो कि अब तुम्हें मेरी कोई ज़रूरत नहीं है। पहले तो तुम मुझे बहुत ही स्पेशल फील कराते थे। ये बोलते हुए उसने एक नज़र चंदा की तरफ देखा। वो चंदा को जेलस फील करवाना चाहती थी, लेकिन अगले ही पल चंदा ने अपना नाक सिकोड़ लिया। वो बहुत अच्छी तरह से जानती थी कि उसके राजा साहब तन्वी को कैसे ही स्पेशल फील करवाते होंगे। राजवेंद्र एक गहरी सांस लेकर बोला, ओके फाइन, मैं नहीं करूँगा किसी को कॉल, लेकिन तुम मुझे मेरा फ़ोन वापस दे दो। ठीक है, मैं तुम्हें सामने के पहाड़ दिखाने के लिए लेकर चलता हूँ, आओ मेरे साथ। ये बोलते हुए उसने सामने की तरफ देखा, जहाँ पर एक और ऊंचा पहाड़ था। तन्वी मुस्कुराते हुए बोली, क्यों नहीं, वहाँ पर तो और भी लोग हैं, हम वहीं चलते हैं। चंदा, तुम भी तो आओ हमारे साथ, चलो ना। और तुमने यहाँ पर सब कुछ नीचे क्यों बिछा दिया? अभी हमें भूख नहीं लगी है, ये सब फिलहाल के लिए समेट लो। जब हमें भूख लगेगी तब हम तुम्हें बता देंगे, उसके बाद ही तुम ये सब लगाना। उसकी बात सुनकर चंदा का चेहरा एक पल के लिए मायूस हो गया। उसने बहुत प्यार से वो सारा खाना राजवेंद्र के लिए लगाया था,
लेकिन अब अगर वो खाना खाना ही नहीं चाहता था तो उसे वो सब खाना हटाना पड़ रहा था। लेकिन तभी राजवेंद्र आगे की तरफ आया। पहले हम खाना खाएंगे, उसके बाद ही हम सामने वाले पहाड़ पर चलेंगे। अगर तुम्हें वहाँ पर जाना है तो जल्दी से इधर आकर खाना खाओ तन्वी। ये बोलते हुए राजवेंद्र खुद आगे की तरफ बढ़ गया और नीचे बिछे हुए नेट पर बैठ गया। उसे देखते हुए चंदा मुस्कुराई और उसने उसके लिए थाल परोस दिया। राजवेंद्र ने घूरती हुई नज़रों से उसे देखा तो चंदा ने तुरंत उसे नीचे रखी हुई प्लेट की तरफ देखने का इशारा किया जो उसने अपने लिए लगाई थी। राजवेंद्र के चेहरे पर अब हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। तन्वी उन दोनों के आंखों ही आंखों में हो रहे इन इशारों को बहुत अच्छी तरह से देख रही थी। उसने अपनी प्लेट उठाई और उसमें से आधा खाना खाकर बोली, अब बस बहुत हुआ, अब मुझसे और ज़्यादा इंतज़ार नहीं होता। प्लीज़ राज, तुम भी जल्दी से अपना खाना फिनिश करो। राजवेंद्र ने अपनी प्लेट की तरफ देखा। उसने आधे से ज़्यादा खाना फिनिश कर दिया था। बस 2-3 निवाले रह गए थे, लेकिन उसने वो 2-3 निवाले बीच में ही छोड़ दिए और मुस्कुराते हुए चंदा की तरफ देखकर बोला, ये सब समेट कर तुम भी सामने वाली पहाड़ी पर आ जाना चंदा। चंदा ने अपना सिर हिलाया और राजवेंद्र अपनी जगह से उठ गया। वो अब तन्वी के साथ सामने वाली पहाड़ी की तरफ बढ़ गया था। वहीं उसके जाते ही चंदा ने वो प्लेट उठाई जिसमें राजवेंद्र खा रहा था। उसने अपनी प्लेट में बहुत कम खाना रखा था। वो जानती थी कि राजवेंद्र अपना खाना बीच में ही छोड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ अपनी चंदा के लिए। उसने अब राजवेंद्र की प्लेट का भी सारा खाना फिनिश किया और फिर सब कुछ समेट कर साइड में रख दिया जो वो लोग जाते वक्त उठाकर गाड़ी में डालने वाले थे। अब वो भी राजवेंद्र और तन्वी के पीछे पीछे सामने वाली पहाड़ी पर आ गई थी जो काफ़ी ऊंची थी। वहाँ पर कुछ लोगों का आना जाना भी था। राजवेंद्र को वहाँ पर देखकर सब लोगों की नज़रें उस पर टिकी हुई थी। हर कोई उसे घूर घूर कर देख रहा था क्योंकि बहुत कम उन्हें ऐसा नज़ारा देखने को मिलता था कि कोई राजा इस तरह से घूम रहा हो। लेकिन राजवेंद्र के लिए ये सब नॉर्मल था। वो राजा नहीं बनना चाहता था जो अपनी प्रजा के बीच घूम भी ना सके। उसे प्रजा से भी कनेक्ट रहना था, लेकिन उसकी प्रजा भी बहुत समझदार थी। वो अपने राजा साहब को बिल्कुल भी परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो सब लोग वहाँ से हटकर दूसरी तरफ चले गए थे। चंदा मुस्कुराते हुए इधर उधर घूम रही थी और एक शख्स उस पर अपनी नज़रें गहरी टिकाए हुए था। उस शख्स का नाम रंगा था। तन्वी की नज़रें रंगा पर टिकी हुई थी। उसने रंगा को इशारा किया तो रंगा ने आगे से थम्स अप का इशारा कर उसे बता दिया कि अब वो फाइनली अपना काम करने वाला है। वो चंदा के पीछे पीछे गया। चंदा बिल्कुल पहाड़ के किनारे पर खड़ी थी। अचानक ही वो जोरों से चिल्लाई, चंदा। उसे यूं एकदम से चिल्लाते हुए देख वो रंगा तुरंत पीछे की तरफ हट गया। चंदा चेहरे पर मुस्कुराहट लिए अब राजवेंद्र की तरफ देखने लगी जो उसे ही देख रहा था। जब उसने अपना नाम पुकारा तो उसका नाम उन पहाड़ियों में गूंज गया। एक पल के लिए तो जैसे राजवेंद्र का दिल धड़कने से इनकार ही कर गया था। उसने जब चंदा को घूर कर देखा तो चंदा खिलखिलाकर हंसने लगी और अगले ही पल उसने एक बार फिर से अपने होठों पर अपने हाथ रखे और जोर से चिल्लाई, राजा साहब। उसके चिल्लाते ही एक बार फिर से उन पहाड़ियों में राजा साहब गूंजने लगा। अब राजवेंद्र के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। तन्वी की गुस्से से मुट्ठियां कसी हुई थी। वो जब जब चंदा को मुस्कुराते हुए हंसते हुए देखती थी तब तब वो हद से ज़्यादा जल जाती थी। उसने रंगा की तरफ देखा और उसे इशारा किया तो रंगा अपना सिर हाँ में हिलाया। राजवेंद्र अब एक बार फिर से दूसरी तरफ देखने लगा था। उसका भी मन कर रहा था कि एक बार वो भी ऐसे ही चंदा का नाम खुली हवा में पुकारे। वहीं दूसरी तरफ चंदा एक बार फिर से राजवेंद्र का नाम पुकारने ही वाली थी कि अचानक से किसी ने पीछे से उसे धक्का दिया। राजवेंद्र को एक बार फिर से चंदा के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी, राजा साहब। वो पुकार सुनकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई, लेकिन उसने पलटकर पीछे की तरफ नहीं देखा। उसे लग रहा था शायद चंदा अभी भी यूं ही पहाड़ियों में उसका नाम गूंजता हुआ सुनने के लिए बार बार उसका नाम पुकार रही है। लेकिन इस बार चंदा उसका नाम यूं ही नहीं पुकार रही थी, बल्कि वो उसे मदद के लिए पुकार रही थी।
वो पहाड़ी से नीचे लटकी हुई थी। उसके हाथ बड़ी मुश्किल से उस पहाड़ी पर कसे हुए थे, पर उसके नाजुक से हाथ बहुत ज़्यादा दर्द महसूस कर रहे थे। नीचे की तरफ देखते हुए वो पैनिक कर रही थी। राजवेंद्र मुस्कुराते हुए सामने की तरफ देख रहा था, जहाँ पर खुले पहाड़ और आसमान थे। अचानक उसके कानों में चंदा की आवाज़ एक बार फिर से गूंजी, राजा साहब बचाइए। ये सुनकर राजवेंद्र ने तुरंत पलटकर पीछे की तरफ देखा। वहीं तन्वी, जो चंदा की तरफ देख रही थी, उसकी नज़र चंदा के हाथ पर था, जो पहाड़ी पर अटका हुआ था। वो उसे भी पहाड़ी से अलग करने के लिए बिल्कुल उसके पास पहुंच गई थी। उसने चंदा के हाथ पर जैसे ही अपना पैर रखना चाहा, राजवेंद्र जोर से चिल्लाया, चंदा। उसका चिल्लाना सुनकर तन्वी की आंखें बड़ी हो गई। उसने पलटकर राजवेंद्र की तरफ देखा, जो भागता हुआ उसी तरफ आ रहा था। वो चंदा के पास आया और उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम गिर कैसे गई चंदा? ये सब कैसे हो गया? ये बोलते हुए वो नीचे की तरफ झुक गया। चंदा की आंखों से आंसू गिर रहे थे। उसे मरने से डर नहीं लग रहा था, लेकिन राजवेंद्र से अलग होने से लग रहा था। राजवेंद्र ने उसके हाथों की तरफ देखा, जो पहाड़ी के किनारे पर कसे हुए थे। उसने जल्दी से उसकी दोनों कलाइयों को अपने हाथ में जकड़ लिया। राजवेंद्र के ऐसा करते ही चंदा को एकदम से ढीला ढीला महसूस हुआ। उसे और भी ज़्यादा डर लगने लगा। वो राजवेंद्र की तरफ देखते हुए बोली, मेरा हाथ मत छोड़िएगा राजा साहब, मैं मरना नहीं चाहती। राजवेंद्र तुरंत बोला, चुप हो जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। कहा था ना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, तो मतलब तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। ये बोलते हुए उसने उसे ऊपर खींचना शुरू कर दिया। तन्वी गुस्से से कांप रही थी। चंदा का बदन इतना भी हल्का नहीं था कि उसे वहां से खींचना आसान हो। राजवेंद्र पूरा जोर लगा रहा था, क्योंकि 1% का रिस्क भी वो नहीं ले सकता था। अगर जरा सी भी चूक हुई तो चंदा नीचे गिर सकती थी। ऐसे में वो कोई गलती नहीं कर सकता था। चंदा रोते हुए बोली, राजा साहब मुझे दर्द हो रहा है। राजवेंद्र तुरंत बोला, मैं जानता हूँ चंदा, तुम्हें दर्द हो रहा होगा, लेकिन हिम्मत तो करनी होगी ना, खुद को ऊपर की तरफ पुश करो। ये बोलते हुए उसका चेहरा कांप रहा था और उसकी आवाज़ भी थोड़ी लड़खड़ा रही थी। किसी तरह राजवेंद्र ने उसे ऊपर की तरफ खींच लिया। वो खुद भी इस चक्कर में पूरा पीछे की तरफ जा चुका था। जैसे जैसे वो पीछे जा रहा था, वैसे वैसे चंदा ऊपर की तरफ आ रही थी। तन्वी वहाँ पास खड़ी ये सब कुछ देख रही थी। उसने अपने जबड़े कसे हुए थे, लेकिन अब उसने खुद को कंट्रोल किया और राजवेंद्र की तरफ देखते हुए बोली, मैं भी तुम्हारी हेल्प करती हूँ। ये बोलते हुए उसने नीचे झुककर राजवेंद्र की कमर पर अपने हाथ रख दिए। राजवेंद्र का इस वक्त पूरा ध्यान चंदा को बचाने में था। चंदा लगभग ऊपर आ चुकी थी। जैसे ही वो ऊपर आई, अब राजवेंद्र आगे की तरफ हुआ और उसने चंदा की कमर को कसकर थाम लिया। चंदा भी झट से उसके सीने से लग गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मौत का तो नहीं, लेकिन राजवेंद्र से दूर हो जाने का डर उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था और वो बुरी तरह से कांप रही थी। राजवेंद्र उसकी पीठ पर अपना हाथ रखकर उसकी पीठ को सहलाते हुए बोला, कुछ नहीं हुआ चंदा, तुम बिल्कुल ठीक हो। मैंने कहा था ना तुमसे, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने पहले ध्यान नहीं दिया। मुझे लगा शायद तुम मजाक कर रही हो, यूं ही मेरा नाम पुकार रही हो। अगर मुझे पता होता मेरी चंदा को मेरी ज़रूरत है, तो मैं पहले ही उसके पास पहुँच। उसकी बात सुनते हुए चंदा की आंखों से बस आंसू बह रहे थे। वो अभी तक नॉर्मल नहीं हुई थी, वो अब सुबकने लगी थी। उसे सुबकते हुए देख अब राजवेंद्र ने उसका चेहरा कसकर अपने हाथों में थाम लिया और उसकी आंखों में देखने लगा। वहाँ साफ दिखाई दे रहा था कि इस वक्त चंदा को राजवेंद्र के प्यार की ज़रूरत है। वो भी एकटक उसकी तरफ देखे जा रही थी। राजवेंद्र तुरंत उसके माथे की तरफ बढ़ने लगा। वो उसके माथे को चूमने ही वाला था कि तभी अचानक उसके कानों में तन्वी की आवाज़ सुनाई दी, राज, मुझे लगता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए। चंदा को लेकर हम महल चलते हैं, शायद वो महल चलकर ठीक हो जाए। आज उसके साथ जो कुछ हुआ है सच में बहुत भयंकर चीज़ थी। अगर उसकी जगह मैं भी होती तो मेरा भी वही हाल होता। उसकी बात सुनते हुए राजवेंद्र रुक तो गया था, लेकिन उसकी नज़रें अभी भी चंदा की तरफ थी, जहाँ रो रो कर अब उसकी नाक भी लाल हो चुकी थी।
चंदा को इस वक्त सच में अपने राजा साहब की बहुत ज़रूरत थी, लेकिन उसने किसी तरह खुद को कंट्रोल किया और फिर अपने आंसू साफ करते हुए बोली, तन्वी जी बिल्कुल ठीक कर रही हैं राजा साहब, हमें महल चलना चाहिए, ये जगह बहुत बुरी है, बहुत बुरी। राजवेंद्र चंदा की तरफ देखते हुए बोला, तुम ठीक तो हो ना? चंदा ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया और फिर राजवेंद्र की गोद से ऊपर उठ गई। वो तन्वी की तरफ देखते हुए बोली, आज तक मैं महल की चारदीवारी में रही, कभी बाहर की दुनिया नहीं देखी। आज इस आमेर किले में आकर मुझे बाहर की दुनिया देखने को मिली। और एक बात बताऊं, सच में बाहर की दुनिया बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, हद से ज़्यादा गिरी हुई दुनिया है। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर गुस्सा साफ छलक रहा था। वो तन्वी को सामने से कुछ बोल नहीं रही थी, क्योंकि अगर राजवेंद्र को पता चला कि इन सब हरकतों के पीछे तन्वी का हाथ है तो शायद उसे तन्वी से नफरत हो जाती। उसे नहीं पता था कि राजवेंद्र ये सब क्यों कर रहा है, क्यों तन्वी से उसने शादी की घोषणा की, क्यों वो चाहकर भी उसके करीब नहीं आ रहा। तन्वी नाम की तलवार उन दोनों के बीच लटक रही थी, लेकिन वो इतना तो समझ सकती थी कि अगर ऐसा है तो ज़रूर कोई वजह होगी, और ऐसे में वो सब चीज़ें खराब नहीं करना चाहती थी। उसकी बातें सुनते हुए तन्वी के चेहरे पर डर छलक रहा था। अपनी बात कहकर चंदा तुरंत वहाँ से आगे की तरफ बढ़ गई। तन्वी ने राजवेंद्र की तरफ देखा, जो उसे अजीब सी नज़रों से देख रहा था। वो जल्दी से हंसते हुए बोली, पता नहीं चंदा क्या बोल रही थी, शायद वो थोड़े सदमे में है। उसके साथ जो कुछ हुआ उसके बाद वो शायद थोड़ा परेशान हो गई है ना? बट डोंट वरी, वो ठीक हो जाएगी। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर जो हिचकिचाहट थी वो राजवेंद्र को उस पर और भी ज़्यादा शक करने पर मजबूर कर रही थी। वहीं तन्वी बिल्कुल नहीं चाहती थी कि राजवेंद्र उस पर शक करे। अगर उसे गलती से भी पता चल गया कि चंदा को मारने के पीछे तन्वी का हाथ था तो वो उसे छोड़ता नहीं। अब तक तो वो अच्छे से उसे ट्रीट कर रहा था, उसके साथ शादी करने के लिए तैयार था, लेकिन अगर उसकी इस हरकत के बारे में उसे भनक भी लग गई तो वो उसका बुरा हाल कर देता। राजवेंद्र ने एक गहरी सांस लेकर कहा, शायद, पर कोई बात नहीं, हम घर चलते हैं, घर जाकर चंदा ठीक हो जाएगी। ये बोलकर राजवेंद्र भी अब आगे की तरफ बढ़ गया। उसके जाने के बाद तन्वी के सामने एक पहाड़ की तरफ देखा जहाँ रंगा छुपा हुआ था। रंगा ने ही चंदा को पहाड़ के नीचे धक्का दिया था। उसे देखते हुए तन्वी के चेहरे पर गुस्सा झलक उठा, लेकिन फिलहाल वो उसे कुछ कह नहीं सकती थी। जो भी जल्दी से राजवेंद्र और चंदा के पीछे पीछे आई। तीनों गाड़ी में बैठकर महल के लिए निकल चुके थे। पूरे रास्ते चंदा ने कुछ नहीं कहा, बस अपना चेहरा नीचे की तरफ झुकाए हुए बैठी रही। और तन्वी राजवेंद्र को देख रही थी, जिसकी नज़रें सिर्फ और सिर्फ चंदा पर टिकी हुई थी। एक पल के लिए भी वो उस पर से अपनी नज़रें हटाने को तैयार नहीं था। वो बस जैसे तैसे ड्राइव कर रहा था। ये सब देखकर तन्वी का गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। उसने अपनी मुट्ठियाँ कसी हुई थी। कुछ ही देर में वो लोग महल पहुँचे। गाड़ी रुकते ही चंदा तुरंत गाड़ी से बाहर निकली और तेज कदमों के साथ अपने रूम में चली गई। राजवेंद्र उसके पीछे पीछे जाने लगा। तन्वी ने जल्दी से उसका हाथ पकड़कर उसे रोका और मुस्कुराते हुए बोली, वैसे मुझे घूमने में बहुत मज़ा आया। आई मीन, अगर चंदा के साथ वो सब नहीं होता तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता। पर वो ठीक है तो सब ठीक है, राजवेंद्र ने जल्दी से कहा। एक्सक्यूज़ मी, ये बोलकर वो जैसे ही वहाँ से जाने लगा, तन्वी एक बार फिर से उसे रोकते हुए बोली, मैं जानती हूँ तुम्हें इम्पोर्टेंट काम होंगे राज, तुम सारे काम छोड़कर ही मेरे साथ गए थे, लेकिन क्या तुम प्लीज़ मेरे साथ मेरे रूम में चलोगे? मुझे तुमसे थोड़ा पर्सनल बात करनी है। उसकी बात सुनकर राजवेंद्र तुरंत बोला, अभी फ़िलहाल मेरे पास वक्त नहीं है तन्वी, मुझे इम्पोर्टेंट काम है। ये बोलकर उसने खुद से अपना हाथ तन्वी के हाथ से छुड़ाया और चंदा के पीछे पीछे उसके रूम में चला गया। तन्वी के चेहरे पर एक बार फिर से नर्वसनेस झलकने लगी। वहाँ पर तो चंदा ने राजवेंद्र को कुछ नहीं बताया, लेकिन अगर वहाँ पर उसने राजवेंद्र को उसके बारे में सब कुछ बता दिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ये सोचकर अब उसका दिमाग फट रहा था। अब बस वो यही सोच रही थी कि वो राजवेंद्र को चंदा के कमरे से बाहर कैसे बुलाए। वहीं दूसरी तरफ चंदा अपने कमरे में आकर बेड पर बैठ गई थी। उसने अपने घुटनों को मोड़कर उन पर अपना चेहरा झुकाया हुआ था। तभी रूम का दरवाज़ा एक बार फिर से खुला, लेकिन चंदा ने सामने की तरफ नहीं देखा।
जैसे उसे एहसास हो गया हो कि उसके पास कौन आया है। राजविंद्र ने दरवाज़ा बंद किया और चंदा के सामने आकर बैठा। उसने धीमे से कहा, चंदा। चंदा झट से उसके सीने से लग गई। वो एक बार फिर से रोने लगी थी और राजविंद्र ने उसे कसकर अपनी बाहों में जकड़ लिया था। वो उसे चुप करवाते हुए बोला, क्यों रोए जा रही हो चंदा? तुम मेरे पास हो, नहीं हुई हो मुझसे दूर, सब कुछ ठीक हो गया ना? चंदा रोते हुए बोली, और अगर मुझे कुछ हो जाता तो फिर क्या होता? फिर तो सब खत्म हो जाता ना राजा साहब, हमारी प्रेम कहानी तो अधूरी रह जाती। उसकी बात सुनकर राजविंद्र ने उसे अपने सीने से अलग किया और उसे पीछे की तरफ झुकाने लगा। चंदा अपनी आंसुओं भरी आंखों से उसे देख रही थी। राजविंद्र उसके चेहरे पर झुका और बोला, बिल्कुल भी नहीं, हमारी प्रेम कहानी कभी अधूरी नहीं रहेगी चंदा, इसे पूरा होना होगा। बेशक फिर वो इस जन्म में हो या इसे पूरा करने के लिए हमें अगला जन्म लेना पड़े। चंदा झट से बोली, बिल्कुल भी नहीं, मुझे ये प्रेम कहानी इसी जन्म में पूरी करनी है राजा साहब। पहले ही इतना तड़प चुकी हूँ आपके लिए, अब और इंतज़ार नहीं होगा। ये बोलते हुए उसने राजविंद्र के चेहरे को अपने हाथों में थाम लिया था। राजविंद्र भी उसके चेहरे पर उसकी तड़प साफ देख सकता था। उसने नीचे झुककर चंदा के होठों को लॉक कर दिया। चंदा की आंखों से आंसुओं की आखिरी बूंदें बह गई। वो तड़प जो उसे महसूस हो रही थी एकदम से सुकून में बदल गई। चंदा की आंखों से अब आंसू बहना बंद हो चुके थे और वो बड़ी ही हसरत भरी निगाहों से राजविंद्र को देख रही थी। राजविंद्र हल्का सा मुस्कुराया और बोला, इतना सुकून काफ़ी है या फिर और चाहिए? चंदा उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, सुकून का कोई हिसाब नहीं होता राजा साहब, ये तो बेहिसाब चाहिए, और अगर बात आपकी हो तो हर हद टूट जाए। उसकी बात सुनते हुए राजविंद्र की मुस्कुराहट और भी ज़्यादा लंबी हो गई थी। राजविंद्र की खुद भी एक बार को धड़कनें रुक गई थी चंदा को इस हालत में देखकर, लेकिन वो चंदा को परेशान होते हुए नहीं देख सकता था। उसकी बात सुनकर उसने चंदा के पूरे चेहरे पर चुंबनों की बौछार कर दी और फिर चंदा की तरफ देखते हुए एक बार उसे खींचकर अपने बाहों में भर लिया कि उससे पहले ही दरवाज़ा बजने लगा। राजविंद्र हल्का सा ऊपर उठा। चंदा मुस्कुराई और बोली, हमारे प्यार के दुश्मन बहुत है राजा साहब। राजविंद्र मुस्कुराते हुए बोला, लेकिन मेरी भी जिद हो तुम चंदा। चंदा उसकी तरफ देखते हुए बोली, सिर्फ जिद? राजविंद्र हंसते हुए बोला, तुम मेरे लिए क्या हो ये तो मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता चंदा। ये समझ लो कि धड़कनों से शुरू होकर तुम मेरे जुनून तक जाती हो। चंदा आगे कुछ पूछती उससे पहले ही दरवाज़ा एक बार फिर से बजा। वो मुस्कुराते हुए बोली, कहाँ छिपेंगे आप? राजविंद्र दरवाजे की तरफ देखते हुए बोला, बहुत हुआ छिपना छिपाना, अब थोड़ा सामने आया जाए। ये बोलते हुए उसने चंदा के गाल को चूम लिया। चंदा बिस्तर पर लेटी वो अभी भी प्यार भरी नज़रों से राजविंद्र को देख रही थी। अब राजविंद्र दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसे दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए देख चंदा का दिल जोरों से धड़कने लगा था। उसे डर लग रहा था कि कहीं दरवाजे पर मनोहर जी या फिर ममता जी ना हो। वैसे तो वे लोग चंदा के कमरे में बहुत ही कम आते थे, लेकिन आज का दिन अच्छा नहीं था और कुछ भी हो सकता था। राजविंद्र ने दरवाज़ा खोला और हल्का सा मुस्कुराया। उसने पलट कर वापस चंदा की तरफ देखा जिसका चेहरा परेशानी से भरा हुआ था। उसी वक्त धानी की आवाज़ उसके कानों में घुस गई, हुकुम आप यहाँ पर? धानी की आवाज़ सुनकर चंदा ने अपने सीने पर अपना हाथ रख लिया और एक गहरी सांस ली। वो तुरंत आगे की तरफ आई और धानी की तरफ देखते हुए बोली, तुम यहाँ क्यों आई हो? मेरा मतलब तुम्हें यहाँ पर किसी ने भेजा क्या? धानी ने अपना चेहरा नामे हिलाया और बोली, नहीं तो मैं तो बस आपसे शिकायत करने आई थी कि आप अकेली घूमने चली गई। क्या चला जाता अगर आप मुझे भी ले जाती? लेकिन मुझे लगता है मैंने शिकायत करने का वक्त गलत चुन लिया। मैं थोड़ी देर में आती हूँ। ये बोलकर वो जैसे ही वहाँ से जाने लगी चंदा ने तुरंत उसे रोक लिया। रुको, धानी ने पलटकर उसकी तरफ देखा। चंदा अब राजविंद्र की तरफ देखते हुए बोली, आप जाइए राजा साहब, मैं बाद में आपसे मिलती हूँ। राजविंद्र ने एक नज़र धानी की तरफ देखा और बोला, 2 मिनट बाहर इंतज़ार करो धानी, मैं आता हूँ बाहर। उसकी बात सुनकर धानी तुरंत बाहर चली गई। चंदा ने अब हैरानी से राजविंद्र को देखा। वहीं राजविंद्र ने एक बार फिर से किवाड़ बंद किया और फिर से चंदा को दीवार से लगा दिया। चंदा गहरी गहरी सांसें लेने लगी। राजविंद्र उसकी तरफ देखते हुए बोला,
क्या तुम्हें शक है कि आज तन्वी ने तुम्हें पहाड़ी से नीचे गिराया? उसके सवाल पर चंदा चौंक गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो राजविंद्र को क्या जवाब दे। उसे चुप देखकर राजविंद्र ने एक बार फिर से पूछा, मुझे जवाब दो चंदा, मैं नहीं जानता क्योंकि मैं तुम्हें पहाड़ी से गिरते हुए नहीं देख पाया। जब तक मैंने देखा तब तक तुम गिर चुकी थी, लेकिन तुम तो जानती होगी ना, तुम्हारा पैर खुद फिसला या फिर तुम्हें किसी ने गिराया? चंदा ने अपना चेहरा नामे हिलाया और बोली, नहीं, मुझे किसी ने नहीं गिराया राजा साहब, मेरा पैर खुद फिसला था। आप फिक्र मत कीजिए, अगर ऐसी कोई बात होती तो मैं खुद ही आपको बता देती। राजविंद्र व्यंग से मुस्कुराया और बोला, यही तो प्रॉब्लम है चंदा कि तुम कहाँ खुद से कुछ बताती हो। ये बोलते हुए उसने चंदा का हाथ पकड़ा और उसे बिस्तर पर बिठा दिया। चंदा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर राजविंद्र कहना क्या चाहता है। उसी वक्त राजविंद्र ने सामने कैबिनेट की तरफ अपने कदम बढ़ाए और फिर मेडिकल बॉक्स लेकर आया। चंदा जब पहाड़ी से गिरी थी तो उसके हाथों पर कुछ खरोंचें आई थी और साथ ही पेट पर भी। हालांकि राजविंद्र को उन चोटों का एहसास पहले ही हो गया था, लेकिन फिलहाल चंदा के दिल को सुकून देना ज़्यादा ज़रूरी था। वो बहुत अच्छी तरह से जानता था कि बदन का दर्द तो उसकी चंदा बहुत अच्छी तरह से झेल सकती है, उसे अगर ज़रूरत है तो दिल के सुकून की। चंदा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट तैर गई। राजविंद्र उसकी तरफ देखते हुए बोला, अपने हाथ आगे करो। चंदा ने झट से अपने हाथ आगे बढ़ा दिए। राजविंद्र ने उन पर दवाई लगाई और फिर चंदा को लेटने के लिए कहा। चंदा तुरंत बोली, धानी बाहर खड़ी है, वो क्या सोचेगी हमारे बारे में? उसकी बात सुनते ही राजविंद्र उसे घूरने लगा तो चंदा तुरंत बिस्तर पर लेट गई। उसने अपने हाथों को ऊपर की तरफ उठाया हुआ था। राजविंद्र अपने हाथों में दवा लिए उसके कमर पर लगाने लगा। उसकी ठंडी ठंडी उंगलियां चंदा के पेट पर छू रही थी। चंदा का दर्द तो पता नहीं, लेकिन अब उसे जो राहत मिली उसे वो शब्दों में बयां नहीं कर सकती थी। राजविंद्र उसकी तरफ देखते हुए बोला, अब खाना बनाने के लिए किचन में मत चली जाना, पहले बता रहा हूँ, बाद में मत कहना कि गुस्सा करता हूँ तुम पर। चंदा झट से बोली, इतनी भी चोट नहीं आई है मुझे राजा साहब जो मैं आपके लिए खाना। ये बोलते हुए वो चुप हो गई, क्योंकि राजविंद्र अब उसे गुस्से से देखने लगा था। राजविंद्र के एक्सप्रेशंस थोड़े नॉर्मल हुए तो चंदा धीमे से बोली, लेकिन फिर आपके लिए खाना कौन बनाएगा? मीना खाना बना देगी, लेकिन उसका खाना बनाना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मुझे नहीं पता, उसके हाथों से बना खाना आप नहीं खाएंगे। राजविंद्र ने उसे अब गहरी नज़रों से देखा। उसे महसूस हुआ कि उसकी चंदा उस पर हुक्म चलाना भी जानती है। चंदा एक बार फिर से बोली, मुझे उस पर भरोसा नहीं है, कुछ भी कर सकती है वो। आपके खाने में कुछ मिला दिया तो? हाय तौबा, अभी तो मुझे आपका प्यार भी नहीं मिला, पूरी ज़िंदगी तड़पती रह जाऊंगी मैं। राजविंद्र का चेहरा उसकी बातें सुनकर हल्का सा लाल हो गया। उसे यूं शर्माते हुए देख चंदा अब बिस्तर पर उठकर बैठ गई और उसकी तरफ देखते हुए बोली, अब आप यहाँ से जाइए, अगर कोई आ गया तो किचन में जाना तो दूर की बात, मुझे सीधा महल से बाहर निकाल जाएगा। राजविंद्र तुनक कर बोला, कोई तुम्हें यहाँ से बाहर जाने का कहकर तो देखे, अगर उसे दुनिया से नहीं निकाल दिया तो मेरा नाम भी राजविंद्र सिसोदिया नहीं। चंदा उसकी बात पर हैरान रह गई। अचानक ही उसने पूछ लिया, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपने तन्वी से अपनी शादी की घोषणा क्यों की? राजविंद्र उसके सवाल पर कुछ पल उसे देखता रहा और फिर एक गहरी सांस लेकर बोला, बहुत जल्दी पता चलेगा तुम्हें चंदा, और वैसे भी तुम्हें इन सब चीज़ों की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब तुम चुपचाप आराम करो, और हाँ, अगर किचन में गई तो सच में मेरा गुस्सा बर्दाश्त नहीं कर पाओगी तुम। जैसे प्यार करता हूँ तो पागल होने लगती हो, गुस्सा करूँगा तो रोने लगोगी। उसकी बात सुनकर चंदा उसकी तरफ देखती रह गई। राजविंद्र अपने हाथ एक कपड़े से साफ करता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ गया। चंदा मुस्कुराते हुए अपने राजा साहब की तरफ देख रही थी और उसके राजा साहब भी उसे एक नज़र देखकर दरवाजे से बाहर चले गए। बाहर धानी पहरा दे रही थी। अभी कुछ देर पहले ही एक दासी चंदा को बुलाने आई थी, क्योंकि रात का खाना बनाने का वक्त हो गया था, लेकिन चंदा किचन में नहीं गई थी। धानी ने तुरंत उस दासी को वहां से वापस भेज दिया। अब वो जल्दी से कमरे के अंदर आई और चंदा की तरफ देखने लगी, जिसका चेहरा एकदम लाल था। वो उसकी तरफ देखते हुए मुस्कुराई और बोली,
हाय चंदा दीदी, क्या बात है, आज तो बड़ी खूबसूरत लग रही हैं आप। लगता है आपके राजा साहब काफ़ी प्यार लुटा कर गए हैं आप पर। उसकी बात सुनते हुए चंदा ने उसे घूर कर देखा और मुंह बनाते हुए बोली, जुबान जरा बंद रखा करो। धानी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अभी तो आप रानी सा बनी भी नहीं हैं और अभी से हमें अपना गुस्सा दिखाने लगे। तब क्या होगा जब आप अपने राजा साहब की अर्धांगिनी बनेंगी और इस महल की रानी सा। फिर तो सब पर हुक्म चलाएंगी आप, और सबसे ज़्यादा अपने राजा साहब पर। बेचारे कितने शरीफ हैं वो। चंदा झट से बोली, शरीफ और मेरे राजा साहब? बिल्कुल भी नहीं, तुम जानती नहीं हो उन्हें। बहुत दिमाग चलता है उनका, और जुबान तो बहुत ज़्यादा, और उससे भी ज़्यादा उनके होठ। धानी हैरानी से चंदा की तरफ देख रही थी। वहीं जैसे ही चंदा को एहसास हुआ कि उसने धानी के सामने क्या बोल दिया, उसने तुरंत अपने दांतों तले अपनी जीभ दबा ली। धानी उसकी हरकत देखकर हंसी और बोली, वैसे मानना पड़ेगा आपको चंदा दीदी, पता नहीं कैसे आप हुक्म के सामने खुद को संभाल लेती हैं, वरना उन्हें देखकर तो कोई भी पिघल जाए। अगर आपकी जगह मैं होती तो अब तक उनके 2-4 बच्चों की अम्मा बन चुकी होती। उसकी बात सुनकर चंदा ने उसे घूर कर देखा और गुस्से से बोली, राजा साहब सिर्फ मेरे हैं, खबरदार अगर उन पर नज़र भी डाली तो मुंह तोड़ दूंगी मैं तुम्हारा। अपने राजा साहब के लिए मैं पागल हूँ, उन पर किसी की नज़र भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये बोलते हुए अब उसका लहजा थोड़ा नरम हो गया था। धानी हंसी और बोली, वो तो ठीक है, मैं तो कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन आप ये बताइए कि उस तन्वी का आप क्या करेंगी चंदा दीदी? वो तो हाथ धोकर आपके राजा साहब के पीछे पड़ी है। कहीं ऐसा ना हो कि वो कुछ ऐसा कर दे कि राजा साहब को सच में उससे शादी करनी पड़े। वैसे भी पता नहीं हुक्म क्या करने का सोच रहे हैं। उन्होंने तन्वी जी से अपनी शादी की घोषणा तो की है, लेकिन अब कब क्या होगा, कैसे होगा, ये तो कोई नहीं जानता सिवाय हुक्म के। चंदा उसकी बात सुनकर सच में सोच में पड़ गई थी। उसने आज भी राजेंद्र से पूछा था कि उसने तन्वी के साथ अपनी शादी की घोषणा क्यों की, लेकिन उसने ढंग से कोई जवाब नहीं दिया। वो एक गहरी सांस लेकर बोली, मुझे नहीं पता धानी क्यों राजा साहब ने तन्वी जी के साथ अपनी शादी की घोषणा की, लेकिन इतना ज़रूर जानती हूँ कि कुछ है जो उन्हें परेशान कर रहा है। मुझे मेरे राजा साहब पर पूरा यकीन है, वो मुझसे प्रेम करते हैं और मुझे वो प्रेम उनकी आंखों में नज़र आता है। मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो फालतू का दबाव डालें। जब प्रेम किया है तो संयम भी तो रखना पड़ेगा ना। मैं मेरे राजा साहब को कोई भी परेशानी नहीं दूंगी। जब मैं जानती हूँ वो मेरे हैं तो बेसब्री किस बात की। जब किस्मत में उनकी अर्धांगिनी बनना लिखा होगा तो बन जाऊंगी। उसकी बातें सुनते हुए धानी मुस्कुरा रही थी। चंदा भी अब मुस्कुराते हुए बोली, वैसे एक बात कहूँ, लोगों को शादी एक ज़रूरत लगती होगी, लेकिन मुझे अपने और मेरे राजा साहब के रिश्ते में शादी एक ज़रूरत लगती ही नहीं। ऐसा लगता है जैसे मैं तो कब की उनकी हो चुकी हूँ, वो शुरू से ही मेरे थे। शादी की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, बस अग्नि को साक्षी मानकर उनके साथ फेरे लेने हैं, वरना उनकी नज़रों में मैंने जो अपने लिए इज्जत देखी है ना, उसके लिए किसी गवाही की भी ज़रूरत नहीं है। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर सच में उसके राजा साहब के लिए बेइंतहा प्रेम और विश्वास नजर आ रहा था। धानी तुरंत उसके सामने होकर उसकी बलाएं लेने लगी। वो जल्दी से बोली, आपको और आपके राजा साहब के इस प्यार को किसी की नज़र ना लगे। वैसे भी आजकल महल में बहुत लोग हैं जो आप दोनों पर नज़र टिकाए हुए हैं। जरा ध्यान से रहना चंदा दीदी। उसकी बात सुनकर चंदा हल्का सा मुस्कुराई और बोली, अच्छा अब मेरा एक काम करो, जाओ जाकर किचन में खाना बनाओ। धानी हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। चंदा जल्दी से बोली, मैं क्या करूं धानी, राजा साहब ने मना किया है कि मुझे कोई काम नहीं करना, और अगर मैं किचन में गई तो उन्हें पता चल जाएगा। मैं उन्हें नाराज़ नहीं करना चाहती और उन्हें भूखा भी नहीं रखना चाहती। अगर मैं अपने अलावा किसी और के हाथों का बना खाना खा सकती हूँ तो वो सिर्फ तुम हो। लेकिन एक बात याद रखना, खाना थोड़ा ध्यान से बनाना। सच में यहाँ कुछ लोगों की नज़र मुझ पर और मेरे राजा साहब पर है। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाहती हूँ? उसकी बात सुनकर धानी ने अपना सिर हिलाया और बोली, जी चंदा दीदी, मैं समझ गई। मैं चलती हूँ और आप फिक्र मत कीजिए, मैं पूरा ध्यान रखूँगी। चंदा मुस्कुराई और फिर आराम से बिस्तर पर लेट गई। धानी किचन में आई और चंदा और राजवेंद्र के लिए अलग से खाना बनाने लगी।
उसे खाना बनाते हुए मीना ने तिरछे सवाल किए तो धानी ने भी टेढ़े मेढ़े जवाब दे दिए। उसके बाद सिवाय बहस के उन दोनों के बीच कुछ नहीं हुआ और आखिर में धानी जीत गई। चंदा तो फिर भी मीना की 2-4 बातें सुन लेती थी, लेकिन धानी तो ऐसे जवाब देती थी कि मीना के कानों से खून ही निकल जाए। मगर मीना अंदर से जल रही थी और सोच रही थी कि अब वो ऐसा क्या करे कि उसकी जलन शांत हो। तभी उसने तन्वी के कमरे का रुख कर लिया। वहाँ तन्वी अपने रूम में बैठी थी और गुस्से से पागल हो रही थी। उसका दिल ये सोच सोच कर बेचैन हुए जा रहा था कि पता नहीं चंदा ने राजवेंद्र को क्या बताया होगा और क्या नहीं। तभी दरवाजे पर कदमों की आहट हुई। एक पल के लिए उसकी हार्ट बीट स्किप हो गई। उसे लगा कि राजवेंद्र तो नहीं आ गया, अगर आ गया तो उसे खींचते हुए बाहर लेकर जाएगा और फिर महल से बाहर निकाल देगा। लेकिन जब उसने वहाँ पर मीना को देखा तो उसने राहत की सांस ली। मीना ने दरवाज़ा बंद कर अंदर की तरफ कदम बढ़ाए और तन्वी को देखते हुए बोली, क्या बात है होने वाली रानी सा, आप थोड़ी परेशान लग रही हैं। तन्वी मुंह बनाते हुए बोली, ऐसा तो नहीं है कि तुम्हें मेरी परेशानी से कोई मतलब होगा, कोई फिक्र होगी। मेरी तो बताओ क्या कहना चाहती हो। मीना उसकी बात सुनकर जल्दी से बोली, आप तो मुझे गलत समझ रही हैं। मुझे सच में आपकी फ़िक्र है, इसलिए तो मैं यहाँ पर आपके पास आई हूँ। तन्वी ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, कल मेरे बाबा यहाँ आ रहे हैं। मीना मुस्कुराई और बोली, ये तो बहुत अच्छी बात है। माँ बाप अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं और आपके बाबा तो आपको और भी ज़्यादा चाहते होंगे, तभी तो उन्होंने आपको लंदन भी भेजा। कितना ख्याल रखते होंगे ना वो आपका और आपकी ख्वाहिशों का। ऐसे में अगर आप किसी चीज़ के लिए ज़िद कर ले या फिर किसी चीज़ को अपना जुनून बना ले तो वो चीज़ आपके कदमों में ला कर रख देंगे। उसकी बात सुनकर तन्वी हल्का सा मुस्कुराई और फिर सामने कैबिनेट की तरफ बढ़ गई। उसने वहाँ से नोटों का एक बंडल निकाला और मीना की तरफ बढ़ाते हुए बोली, दिमाग काफ़ी अच्छा चलता है तुम्हारा। ये बताओ मेरे लिए काम करोगी। मीना हल्का सा मुस्कुराई और बोली, आपके लिए तो मैं कुछ भी करूँगी होने वाली रानी सा। अगर आप कहें तो अपनी सारी वफादारी आपके लिए रख लूँ। तन्वी हल्का सा मुस्कुराई और बोली, तुम्हारी सारी वफादारी तो मुझे अपने लिए चाहिए, लेकिन अभी फ़िलहाल जो कर रही हो, जैसा कर रही हो अच्छा है। जब ज़रूरत पड़ेगी तो बताऊंगी। खैर फ़िलहाल के लिए राज पर नज़र रखो। तुम समझ रही हो ना, वो चंदा के करीब नहीं जाना चाहिए। अगर लगे कि वो दोनों करीब जा रहे हैं तो कुछ भी करो, लेकिन उन्हें एक दूसरे से दूर रखो। मीना मुस्कुराई और बोली, जैसा आप कहें होने वाली रानी सा। ये बोलते हुए उसने तन्वी को सलाम किया और फिर वहाँ से बाहर चली गई। मीना के जाने के बाद तन्वी ने एक गहरी सांस ली और बोली, अब मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है कि मुझे आगे क्या करना है। राज, तुम सिर्फ मेरे हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ, अपनी जान भी दांव पर लगा सकती हूँ, लेकिन फ़िलहाल अभी नहीं। कल तक का इंतज़ार करो, कल मैं तुम्हें एक अच्छा खासा शो दिखाऊंगी। ये कहते हुए उसने अपनी उंगली पर अपने बालों की लटों को घुमाया और फिर अगले ही पल बिस्तर पर फैल गई। वो कल के हसीन ख्वाब देखने लगी थी। वहीं दूसरी तरफ किचन में खाना बन गया था और धानी ने जल्दी से थाल में सारा खाना परोस कर चंदा को लाकर दे दिया। चंदा मुस्कुराई और उसने वो सारा खाना टेबल पर रखवा दिया। हालांकि वो खाना भी नहीं खा सकती थी क्योंकि इस वक्त राजवेंद्र अपने बाबा के साथ कच्छ में था। वहाँ लोगों से मुलाकात हो रही थी, उनकी समस्याएं सुनी जा रही थी और उनके समाधान निकाले जा रहे थे। तकरीबन आधा घंटा राजवेंद्र को अभी वहीं रहना था। धानी भी वहाँ से जा चुकी थी। चंदा ने कुछ वक्त यूं ही बिताया और फिर अपने कमरे से बाहर की तरफ आई। उसने अपनी नज़रें इधर उधर घुमाई तो उसे सामने ही मीना खड़ी मिली, जो उस पर नज़र रखने के लिए ही वहाँ पर बैठी थी। अब मीना को तन्वी ने पैसे दिए थे तो उसे अपना काम पूरा करना ही था। अगले ही पल चंदा समझ गई कि मीना वहाँ पर क्यों खड़ी है, वरना वो तो उन लोगों में से थी जो बिस्तर से कम ही बाहर निकलती थी। सारा दिन आराम फरमाने के अलावा मीना को और कोई काम नहीं था। चंदा उसे देखते हुए हल्का सा मुस्कुराई और अगले ही पल उसने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर दिया, साथ ही साथ लाइट भी ऑफ कर दी। मीना हैरानी से उसकी तरफ देखती ही रह गई, लेकिन लाइट बंद होते ही उसने समझ लिया कि चंदा सोने जा रही है। मीना उबासी लेते हुए वहाँ से चली गई।
वहीं खिड़की से चंदा उसे जाते हुए देख रही थी। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उसने खुद से ही कहा, मतलब मैं सही समझी, तुम यहाँ मुझ पर नज़र रख रही थी, लेकिन चंदा को उसके राजा साहब के पास जाने से कोई नहीं रोक सकता। तुम तो बिल्कुल भी नहीं। ये बोलकर वो एक बार फिर से मुस्कुराई। उसने जल्दी से खाने की ट्रे अपने हाथों में उठाई और कमरे से बाहर निकल गई। बाहर निकलते वक्त उसने लाइट ऑन नहीं की और दरवाज़ा भी किसी तरह बंद कर दिया। अब वो सीधा राजविंद्र के कमरे में पहुंची। जैसे ही वो वहां पहुंची, उसकी नज़र राजविंद्र पर गई, जो अभी अभी वॉशरूम से बाहर निकल रहा था। जब उसने चंदा को देखा तो वो भी हैरान हुआ। चंदा ने खाने की ट्रे टेबल पर रखी और फिर जल्दी से किवाड़ बंद कर दिए। राजविंद्र हल्का सा मुस्कुराया। वो जानता था अपनी चंदा को कि वो उसे भूखा बिल्कुल नहीं रहने देगी। आगे क्या होगा इस कहानी में, कहानी के साथ बने रहिए। जल्द ही कहानी में धमाका होने वाला है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को कहानी पसंद आ रही होगी और आप लोग इस कहानी को एंजॉय कर रहे होंगे। कमेंट आने आप लोगों के कम हो गए हैं। क्या बात है, कहानी आप लोगों को पसंद नहीं आ रही है? कहानी जैसी भी लग रही है, आप लोग कमेंट बॉक्स में एक बार अपनी राय 2 मिनट निकाल के ज़रूर दिया करिए। इससे मुझे हौसला मिलता है। अब व्यूज की वजह से तो वैसे ही कहानी डालने का मन नहीं कर रहा। अगर आप लोगों के कमेंट भी आने बंद हो गए तो मैं तो बिल्कुल भी निराश हो जाऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।